हाँ जी बच्चों, स्वागत है सभी का। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं हम। और चैप्टर नंबर 9 का नाम है डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम। यानी कि जब एक अर्थव्यवस्था में मांग बहुत कम हो जाती है या मांग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई से ज़्यादा मांग हो जाती है या सप्लाई से कम हमारी मांग हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सेस एंड डेफिशिएंट प्रॉब्लम ऑफ डिमांड। देखिए, एक होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पहले। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, जहां पर ADAS यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, या हम कह सकते हैं कि S बराबर है I। S बराबर है I। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन है और वहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में ADAS बराबर पाए जाते हैं या SI बराबर पाए जाते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर सारे रिसोर्सेज का भरपूर प्रयोग हो रहा है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी वहाँ पर पूर्ण तो रोजगार है, सभी लोगों को काम भी मिल रहा है, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग थे, उनको हमने प्रॉपरली यूज कर रखा है, काम में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जो एक्सेस कैपेसिटी है, बताइए वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज को पूर्ण तरह से यूज कर लिए। तो सारे रिसोर्स को पूर्ण यूज कर लिया तो एक्सेस कैपेसिटी ऐसी अर्थव्यवस्था में नहीं बचती है। तो इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये था पूर्ण तरह से रोजगार, ये था अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल वो कम होती है। यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम संतुलन कब आएगा। तो हम कहेंगे या तो AD बराबर है AS या S बराबर है I। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए थे कि दोनों ही स्थिति संतुलन की स्थिति को दिखाती हैं। हम कहते हैं कि सिचुएशन तो यही हो, लेकिन नॉट फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ADAS और S और I बराबर तो पाए जाते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण तरह से प्रयोग नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर कि कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज होने के बाद ये स्थिति आती है, तब तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अगर सारे रिसोर्सेज यूज नहीं हो पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है और फिर ये संतुलन की स्थिति आती है, तो उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये दो टॉपिक हमारे बेसिक थे, और चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, पेज नंबर 1 पे ही मैंने सारा डाटा गिवन है आपको। पेज नंबर 2 पे हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग खाली बैठे हैं, जॉबलेस हैं, बेरोजगारी। और वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, इसको बोलते हैं इच्छित, अपनी इच्छा से। यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर कि लोग काम करना ही नहीं चाह रहे,
वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से घर पे बैठे हैं, मार्केट में जॉब्स भी हैं, मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो लोग हैं वो जॉब करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो हमें वेज रेट दी जा रही है, एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो उन्हें मजदूरी या जो उन्हें सैलरी दी जाएगी उससे वे संतुष्ट नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम तो खाली बैठना ही पसंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर अर्थव्यवस्था में भरपूर जॉब है लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते अपनी मर्जी से, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है इनवॉलेंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये नोट्स जब आप लिख लोगे उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी नोटबुक सामने रखना और देखना कि जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो इन नोट्स के अंदर है या नहीं है। इनवॉलेंट्री, अब ये होता है अनिच्छित, लोगों की इच्छा के खिलाफ अनिच्छित, अनिच्छित बेरोजगारी। मतलब क्या हुआ इसका, जो लोग हैं वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, लेकिन मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अंडर। देखो, व्हेन पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, यद्यपि वो काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। आगे चलते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी जो एडी है उसके डेफिशिएंसी का कारण बनती हैं। हमारी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होती है इन चीज़ों से। नेक्स्ट है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट बेटा, ये लाइट आ रही है, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। ये हल्का सा निशान आ रहा है, चलो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार मतलब लेबर की जितनी सप्लाई है, लेबर की जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई भी मिल पा रही है। डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, यानी जितने हमें लेबर चाहिए, जितने मजदूर चाहिए उतने मिल पा रहे हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। अच्छा जी, लिखा है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर, ऑल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग द वर्क। जो व्यक्ति काम करना चाहता है सभी को काम मिल रहा है, ये होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग ले लेते हैं 100% एम्प्लॉयमेंट। लोग कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नाम ले दिया तो इसका मतलब है कि सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, जबकि ये धारणा गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको हम कह सकते हैं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। पूछ लेता है कई बार, भाई देखो इसको 3 तरीकों से बोला जा सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट 100% रोजगार मिल रहा है सभी को, 100% एम्प्लॉयमेंट सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों नाम एक ही है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लोग बेरोजगार नहीं है, जबकि ये धारणा गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट के होते हुए भी अर्थव्यवस्था में
कुछ न कुछ बेरोजगारी जरूर पाई जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के होते हुए भी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ बेरोजगारी जरूर पाई जाती है। कैसे पाई जाती है वो देखिए। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला कारण इसका ये होता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार होते हैं। वो क्यों होते हैं? पहला रीजन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो हमारे डायनामिक चेंज होते हैं बिजनेस के अंदर, डायनामिक चेंज इन इकोनॉमी, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं अर्थव्यवस्था में जो कि समय के साथ साथ होते रहते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मूव करते हैं, मूव वन जॉब टू अनदर। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तलाश में हमेशा रहते हैं। एक जॉब करी, फिर दूसरी पकड़ी, दूसरी, तीसरी। ऐसे लोगों की वजह से भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रोज जो अर्थव्यवस्था है उसमें बनी रहती है, क्योंकि ये लोग रैंडमली चेंज करते रहते हैं। 2 महीने काम कर लिया, फिर 5 दिन का गैप दे दिया, फिर अगली कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ पर उसने 20 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया, 2 दिन फ्री रहा, फिर इसने अगली कंपनी पकड़ ली। तो कहीं ना कहीं लोगों की जॉब चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है उसके कारण भी कुछ बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगला हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। रॉ मटेरियल शॉर्टेज, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री को हमें क्लोज करना पड़ता है। और जब क्लोज करेंगे फैक्ट्री को तो जो मजदूर हैं, मजदूर, उनको हमें काम से हटाना पड़ेगा ना। देखो, रॉ मटेरियल है नहीं, आपकी मशीनें चल नहीं पाएंगी क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, और प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा तो जो मजदूर लोग काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उनको हमें कुछ समय के लिए घर बिठाना पड़ेगा कि भैया देखो अगले 5 दिन के लिए फैक्ट्री नहीं चलेगी, माल नहीं आ रहा है, आप लोग घर बैठ जाइए। जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में क्या है कि अगर 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो फिलहाल अभी 20 से 25 लोग ही बुलाए जा रहे हैं। वो कहीं भी 20 से 25 लोग बुलाए जाएंगे इस महीने, इनके बाद इनको छुट्टी दे दी जाएगी, अगले 20-25 जो एम्प्लॉय बच गए उनको अगले महीने बुलवाएंगे, क्योंकि काम इतना नहीं होता है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को खाली बिठा दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो इसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आगे है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का अभाव। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का अभाव, जिसको हम कहते हैं लैक। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि जॉब कहाँ पर है, वो घर पे बैठे रहते हैं, 10 दिन 20 दिन खराब कर दिए, उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि फलानी जगह पर जॉब निकली हुई है। तो कई लोगों को ये सूचना नहीं मिल पाती है कि मैं जॉब कहाँ पर करूँ, मेरे पास कोई सूचना ही नहीं है। इसके कारण भी कुछ लोग कुछ दिन तक खाली बैठे रहते हैं और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। हालांकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, नौकरियां भरपूर हैं, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाएं हम, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट। फिर है वियर एंड टीयर ऑफ मशीन। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन, यानी जो मशीनें हैं उनमें टूट फूट के कारण क्या होता है कि मशीनों के अंदर टूट फूट हो गई, मशीन को 2 से 3 दिन के लिए हमने बंद कर दिया क्योंकि इसकी रिपेयर चलने वाली है। तो रिपेयर जब तक चलेगी, वो जो मजदूर हैं वो बेचारे खाली बैठे रहेंगे। तो हालांकि रोजगार तो है, वो मशीन ही तो ख़राब हुई है ना, उसकी वजह से 2 दिन मजदूरों ने घर पे बिताए क्योंकि काम नहीं था फैक्ट्री में। तो इसके कारण भी फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी कुछ लोगों को खाली बैठना पड़ा। तो ये सारे जो रीजन्स हैं ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो धारणा है उसको गलत साबित करती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कहती है? सारे लोग रोज़गार में हैं, जबकि कुछ लोग बेरोज़गार होते हैं। इस कंडीशन में भी
तो पहली जो रीजन था वो था फ्रिक्शनल। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी कुछ लोग बेरोजगार होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आएगा हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ढांचागत बेरोजगारी। जैसे पेज नंबर 3 पर यह बात कही गई है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज डिक्लाइन इन सर्टेन इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म। कुछ उद्योगों के अंदर लंबे समय तक जो बेरोजगारी जो कि बंद चलता है, कई इंडस्ट्रियां लंबे समय तक बंद हो जाती हैं जिनके कारण इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट जन्म लेती है। जैसे जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, जैसे पहले की मैं बात करूं तो जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं लेबर को छोड़कर क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इन शॉर्ट सप्लाई। देखो प्रोडक्शन के कई फैक्टर होते हैं, मनी, मशीन, लेबर, कैपिटल। तो अदर फैक्टर की बात करें, लेबर को हटा दे कि जो मजदूर लोग हैं वो तो भरपूर सप्लाई के अंदर हैं, लेकिन बाकी जो फैक्टर हैं उनकी सप्लाई कम है। तो क्या होगा, आपको लेबर तो बहुत ज़्यादा, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खड़े हैं फैक्ट्री के बाहर, बहुत ज़्यादा की तादाद में इंसान खड़े हैं और काम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन अदर मटेरियल तो नहीं है ना तो मशीनें हैं बढ़िया, ना रॉ मटेरियल है, ना पैसा है। तो इन मज़दूरों का क्या अचार डालेंगे हम ना, तो इन मज़दूरों को कह देंगे कि भैया हमारे पास देखो बाकी चीज़ें नहीं हैं, मशीनें अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल का अभाव है, आप लोग क्या करो कि कुछ समय के लिए खाली बैठ जाओ। तो लेबर को छोड़कर जब अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट सप्लाई में होते हैं तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है। पहला रीजन हो गया। आगे बात करते हैं दूसरे की। जो लेबर है, लेबर लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन न्यू इंडस्ट्रीज। हमारे देश में नई नई इंडस्ट्रियां खुलती रहती है, नए नए टेक्निक के साथ, एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ साथ, ठीक है। तो अब ये नई इंडस्ट्रियां खुल रही हैं ऑटोमेटिक टेक्निक के साथ, लेकिन जो लेबर वर्ग है वो तो बेचारा टेक्निक को सीखता ही नहीं है। वो तो हो सकता है कोई लेबर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और आज एक नई फैक्ट्री खुली है, तो उस लेबर को तो पता ही नहीं है ना कि नई फैक्ट्री में जो मशीन लगी है उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ काम करने के तरीक़ों में बदलाव आता है। तो जिन वर्कर को नॉलेज नहीं होती है कि भैया नई इंडस्ट्रियाँ खुल रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, उनमें काम कैसे करें, तो ये लोग बेचारे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि यार नई इंडस्ट्री में मैं जाऊँगा, फैक्ट्री में मेरे को काम करना तो आता ही नहीं है। तो ये लोग इस कमी के कारण नई इंडस्ट्रियों में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो बेरोज़गार रहते हैं। और लास्ट पार्ट की बात करें तो आता है प्रोडक्शन जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर चेंज आ जाता है। पहले हम प्रोडक्शन करते थे किसी और तरीके से, आज प्रोडक्शन करते हैं किसी और तरीके से। तो इन टेक्निक के कारण हमारे पास जो एक्सपर्ट लेबर है, या जो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंट जो लेबर है वो अपॉइंट नहीं कर पाते, या जो एफिशिएंट मैनेजर्स है वो नहीं मिल पाते। इसके कारण बेरोज़गारी की स्थिति बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 0% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहीं आप सोचो कि पूर्ण रोज़गार है तो सारे लोग रोज़गार में होंगे, नहीं। फिर भी 2 कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि बेरोज़गारी बनी रहती है, फ्रिक्शनल चेंज के कारण, स्ट्रक्चरल चेंज के कारण। और जो फ्रिक्शनल चेंज है
और जो स्ट्रक्चरल चेंज है, इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों को कहा जाता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पूछे ना कोई कि भाई बेटा कि फ्रैक्शनल और स्ट्रक्चरल जो चेंज है उनको क्या कहा जाता है, या व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही ये दोनों पार्ट आते हैं। तो हो सकता है कि जितना मैंने पढ़ाया वहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पुटअप कर लिया जाए। तो ये थे बेटा कुछ बेसिक टॉपिक। अब हम थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे है पेज नंबर 4 पर डेफिशिएंट डिमांड। अब हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा जिससे हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हम डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ये जब ख़त्म हो जाएगा तब हम मूव करेंगे एक्सेस की तरफ। तो डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट का मतलब होता है कम। तो हम कह सकते हैं कि जब एडी एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम। यानी कि जब एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव नहीं कर पाती, जब एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो ही नहीं रही है, सॉरी डिमांड जो है वो कम पड़ जाती है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर पहुंच ही नहीं रही है। कुछ लोग अभी बेरोजगार हैं, मांग में कमी है, तो मांग में कमी के कारण फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को अचीव करना मुश्किल हो जाता है और इसी कारण हमारी जो एडी है वो एएस से कम रह जाती है। एडी जो है वो एएस से कम रह जाती है। इसे अगर देखें तो हम एक डायग्राम खींचेंगे। सभी जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजेंटल लाइन एक्स होती है, वर्टिकल लाइन वाई होती है। हॉरिजेंटल लाइन पे हम हमेशा वाई या जीडीपी को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर उस चीज़ को रखते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ एडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एडी यहाँ होगी। तो हमने कहा कि 45 डिग्री से जो वाई लाइन है यानी कि जिसको हम एएस कहते हैं वो चलती है यहाँ से, और ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। हम पिछले कई चैप्टर बना के आ रहे हैं। अब हमने कहा कि यहाँ से एक एडी लाइन डाली हमने, एक एडी लाइन हमने यहाँ से डाली। देखिए ये है हमारी एडी एफ और ये है एडी पी। अब देखिए इसको मान लो मैंने बी पॉइंट दे दिया, इसको जी पॉइंट दे दिया, इसको सी पॉइंट दे दिया, इसको ओ पॉइंट दे दिया, इसको एन पॉइंट दे दिया। ऐसे कोई भी पॉइंट दे सकते हो आप। मैंने कहा कि एडी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर यानी जब पूर्ण रोजगार होगा तो हमारी डिमांड इतनी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो डिमांड है सॉरी हमारी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि जो डिमांड है इतनी कम पड़ रही है, एन पॉइंट पर होनी चाहिए लेकिन एम पॉइंट पर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कमी है इसे ही हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। एम से एन तक की जो दूरी है एन एम, यानी जब एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं पहुंच पाती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जितनी वो कम होती है, जितनी कम होती है उसे कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। यानी जो प्लांट है लोगों ने खर्चा करने की सोची है 50, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे खर्चा हमारा 80 रुपये हो सकता था। तो जो प्लांट एडी है वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम रह जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक बेटा, तो ये था डेफिशिएंट डिमांड का एक छोटा सा डायग्राम। चलते हैं और आगे कि डेफिशिएंट डिमांड
के कारण, कारण को इंग्लिश में कहते हैं कॉजेज, डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर में इन टू सेक्टर इकोनॉमी। पढ़ते आए हो, कई चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स होते हैं, उस इकोनॉमी को हम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसे कहा जाता है कंजम्पशन, और प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो होता है उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। यानी C+I की जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में चलता है। हाउस होल्ड के द्वारा किया जाने वाला खर्चा कहलाता है कंजम्पशन, प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाने वाला खर्चा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। यानी ये तो कंज्यूम कर लेते हैं सारी चीज़ों को, और ये करते हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि अपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है बेटा, इसको भी करते हैं डिस्कस। हाँ जी बच्चे, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास क्या क्या आते हैं। हम कह सकते हैं कि जब रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन, जब लोगों के खर्चों में कमी आ जाती है ऑटोमेटिक हमारी डिमांड कम होगी। अब हम कह रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं, मैं ये एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ बच्चों का नहीं, लोगों का। ये मान लो एक कंट्री के अंदर इतने लोग रहते हैं, एक कंट्री के अंदर इतने लोग रहते हैं, इसमें से कुछ लोग अपने खर्चों के अंदर कटौती कर देते हैं। तो हमने कहा था कि एडी का मतलब है पूरे देश के लोगों के द्वारा की जाने वाली डिमांड। तो जब इस डिमांड में से कुछ लोग अपनी डिमांड को कम कर देंगे, अपने खर्चों को कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो एग्रीगेट वर्ड होगा, यानी कि जो टोटल हम कंप्यूट करते हैं वो कम होगा। हमने कहा कि भी एवरेज जो प्रॉफिट होते हैं वो कई सालों के प्रॉफिट के जोड़ होते हैं। तो अगर किसी साल प्रॉफिट कम होंगे तो ऑटोमेटिक एवरेज प्रॉफिट भी कम आएगा। यही हाल इसका है कि जब सारे लोग डिमांड करते हैं तो वो एग्रीगेट बनती है। जैसे ही उस कैटेगरी में से कुछ लोग अपने खर्चों में कटौती करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होके आएगी। तो कहा जाता है कि जब प्राइवेट कंजम्पशन में कमी आ जाती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन में कमी आ जाती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड होती है, टोटल डिमांड होती है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लोग अपने खर्चों में कटौती कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो MPC है वो तो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कंज्यूम करने की जो संभावना थी, जो कॉन्सेप्ट था वो कम हो गया, या हम कह सकते हैं कि जो MPS है वो इंक्रीज हो गया। इसको अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो क्या हुआ, मतलब कि लोगों की कंज्यूम करने की जो पावर है वो तो कम हो गई, और जो सेव करने की जो अवधारणा है, सेव करने की जो आदत है वो ज़्यादा हो गई। तो ऑटोमेटिक क्या होगी, मांग कम होगी। पहला रीज़न तो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। दूसरा है रिडक्शन इन, इसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आई के अंदर अगर रिडक्शन हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेसेस हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस जो है उसको फ्यूचर के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस टू ग्रो, वो नज़र नहीं आती हैं। देखो सिंपल सा है,
बिजनेसेस को जब ये लगता है कि फ्यूचर में उनके बिजनेस में ग्रो नहीं है, उनके बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं होगा, ये बात जब उनको नज़र नहीं आती है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट में क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। मैं मान लो एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 2-3 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 2-3, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक आधी फैक्ट्री और ओपन करूँ, लेकिन जब मैंने मार्केट को सर्वे किया, अच्छे से पता किया, एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि भैया आगे कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों ने इन चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया है। तो मैं बताओ अपनी फैक्ट्री के ऊपर करोड़ों रुपए लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बिजनेस को फ्यूचर में अच्छी संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट खर्चों को कम कर देते हैं। और ये जो घटना है, ये 2015-16 की एक ऐसा साल था जिसमें सभी बिजनेसेस को ये देखने को मिला था कि भैया फ्यूचर में ग्रो नहीं है, तो सभी ने अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट थे उनको ख़त्म कर दिया, उनको डिले कर दिया। भाई अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, थोड़ा दिन रुक जाओ, जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तब हम इस पैसे को लगाएंगे, क्योंकि अभी अगर करोड़ों रुपए लगा दिए तो डूब जाएंगे। तो ये होता है हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी में कम मांग के कारण। और चलते हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड की, इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो देखिए क्या होगा। पेज नंबर 5 के ऊपर आपको दिखेगा 4 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए सबसे पहले है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाती है, अपने देश में वेलफेयर करने के लिए जो भी खर्चे करती है, उसे गवर्नमेंट के खर्चे कहा जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट अपने खर्चों में कटौती कर देती है, वो कहती है भाई अभी फ़िलहाल हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाने नहीं जा रहे हैं जिसमें कि पैसा लगे, तो गवर्नमेंट के पैसों में जब गवर्नमेंट के खर्चों में जब रिडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक वो कम मांग का कारण बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चे करने कम कर दिए हैं। गवर्नमेंट अल्टीमेटली चीज़ें कहाँ से लेती है? जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे तो लेती है ना। अब गवर्नमेंट मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने वाली है, कोई डैम है, कोई रोड है, अब इनको बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, रोड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। अगर मान लेते हैं इन चीज़ों में ऑलरेडी गवर्नमेंट कम कर दे, यानी गवर्नमेंट अपने किसी प्रोजेक्ट को होल्ड कर दे या बंद कर दे, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका माल तो बिक ही नहीं पाएगा। वो कहते भी गवर्नमेंट हमसे लाखों रुपए का सामान ले लेती थी हर साल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन इस साल तो गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, तो हमारे पास से गवर्नमेंट को कोई भी माल नहीं गया। तो जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंस में कटौती कर देती है तो उसके कारण भी हमारी जो मांग है वो कम हो जाती है। बी पार्ट है डिक्लाइन या रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कमी हो जाना बताया गया है कि एक्सपोर्ट में कमी होने का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्शन है हमारे देश में, प्रोडक्शन इन कंट्री रिड्यूस्ड। हमारे देश में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा है, और जब चीज़ें नहीं बनेंगी तो क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो सामान है वो एक्सपोर्ट हो जाता था, लेकिन अब एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में चीज़ों के ऊपर जो खर्चा किया जाता था बनाने के ऊपर, वो कम किया जा रहा है, चीज़ें कम बनाई जा रही हैं। कम बनाई जाएंगी तो वो देश से बाहर कम जा पाएंगी, तो एक्सपोर्ट में कमी जो है वो भी एक डिमांड कम होने का कारण है। ठीक है, सी की बात करते हैं, इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट में बढ़ोतरी होना भी डिमांड को कम करता है। क्यों?
क्योंकि मैं चाइना से माल खरीदना प्रेफर करता हूँ और इंडिया के अंदर माल मैं नहीं खरीदता। क्यों? मैं इंडिया का निवासी हूँ और मैं चाइना से, यूएसए से, जापान से, इन कंट्रियों से माल लेना पसंद करता हूँ, अपने इंडिया में नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे इन कंट्रियों से जो माल है वो सस्ता मिलता है, जबकि इंडिया के अंदर वो माल महंगा है, महंगा है। अब मुझे अपने ही देश के अंदर जो चीज़ महंगी मिलेगी और दूसरी कंट्रीज से वो चीज़ मेरे पास सस्ती आती है, तो मैं दूसरी कंट्री से खरीदूंगा, अपनी कंट्री से थोड़ी खरीदूंगा। तो जब लोग अपनी कंट्री में चीज़ें महंगी होने के बाद खरीदना कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है और इंपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों से सस्ता माल लिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इंपोर्ट भी डिमांड कम होने का कारण है। और लास्ट बात करते हैं, फोर्थ सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर कौन सा फोर्थ फैक्टर है? डी। ये है हमारा टैक्स रेट। टैक्स रेट इंक्रीज। अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो देखो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मैंने कहा एक व्यक्ति इनकम कमाता है ₹5 लाख, टैक्स रेट है हमारा 30%। अभी इसके पास अगर ये 30% गवर्नमेंट को दे देता है, 3, 5, 15, 1.5 लाख, तो इसके पास कितनी बचत होती है? 3.5 लाख। गवर्नमेंट को 30% चुकाने के बाद 70% ये बचा लेता है। मान लेते हैं इनकम तो वही है लेकिन टैक्स रेट बढ़ जाती है 40, तो 40% गवर्नमेंट के पास जाएगा, 60% इसके पास जाएगा, यानी अब इसके पास कितना बचेगा? 3 लाख। तो जब टैक्स रेट कम थी तो हमारे पास इनकम ज़्यादा थी, हम 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे आराम से। लेकिन जब टैक्स रेट बढ़ा तो मैंने कहा भी देखो इनकम तो मैं उतनी कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पास अब 3 लाख बच रहा है, यानी कि 50,000 का मेरे को घाटा हो गया। तो मैं अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट देखो ज़्यादा टैक्स लेती है, पहले मेरे पास 3.5 लाख बचते थे, आज 3 लाख बचते हैं। तो जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ती जाएगी लोगों के पास जो इनकम है खर्च करने वाली वो कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो लोग अपने खर्चे को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टैक्स रेट में बढ़ोतरी भी डिक्रीज इन डिमांड का एक मेन रीज़न है। तो बेटा ये हमारा डेफिशिएंट डिमांड के कारण थे कि किन कारणों से जो मांग है उसके अंदर कमी आती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये 5 पेज ही काफ़ी हैं। मैंने 1 से लेकर और 5 पेज तक पढ़ा दिया है आपको। आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें, सारे MCQ कर डालें, सारे फिल इन द ब्लैंक, सारे ट्रू फॉल्स। ये चैप्टर मैं परसों तक इजीली कंप्लीट कर दूंगा। आपको मैंने नोट्स भेजे हैं 8 पेज तक, लेकिन पढ़ा है हमने आज 5। आज मैं बाकी के नोट्स बनाकर भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें और हमारे UT एग्ज़ाम के अंदर बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए, 100% रिजल्ट आना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा। और 100% रिजल्ट दे देते हो सारे बच्चे तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे मेरी तरफ से पार्टी सभी को ना, सभी को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।